क्वेश्चन नंबर 36, इन्फोसिस फाउंडर ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इन्फोसिस फाउंडर ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 37, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस मार्ग पर उन्हें चलना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, खारा कहाँ रहता था? इसका उत्तर है एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियों थी। एक वन में एक स्थान पर पास घनी झाड़ियां थी। खारा उसमें छिपकर रहता था। खारा नींद से क्यों जाग गया? कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खारा नींद से जाग गया। क्वेश्चन नंबर 40, कुत्ते और खारे के बीच दौड़ कहां और कब तक चली? कुत्ते और खारे के बीच दौड़ वन में 4 मिनट तक चली। क्वेश्चन नंबर 41, लोमड़ी क्या देख रही थी? इसका उत्तर है लोमड़ी खेत में कुत्ते को खारे का पीछा करते हुए तथा खारे का बीहड़ वन में जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है? काव्य के आधार पर बताएं। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी जान बचाकर रोटी कमानी चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, जीवन की सबसे बड़ी गुप्ती कैसे सुलझाई जाए? जीवन की सबसे बड़ी गुप्ती कैसे सुलझाई जाए? हंसी खुशी से जीवन की सबसे बड़ी गुप्ती को सुलझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझाया था? इसके बाजू में मंत्र आएगी। जीवन की समस्या को किसने ठीक समझाया था? इसका उत्तर है चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझाया था। क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? इसका उत्तर है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वह दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 46, करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? करोड़ों कंठों से यह आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। क्वेश्चन नंबर 48, नवयुग के नैनों में क्या भरा है? नवयुग के नैनों में अग्नि के जलते हुए भुंज भरे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम है प्रोफेसर रमेश और प्रोफेसर माधवन। क्वेश्चन नंबर 50, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? इसका उत्तर है यकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। क्वेश्चन नंबर 52, दिखावा करते हुए साधु कैसे व्यवहार करते हैं?
इसका उत्तर है दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी लेकर माला फेरता है। गौ इसका उत्तर है दिखावा करते हुए साधु हाथ में गौमुखी की माला फेरता रहता है और अंदर से छल कपट करने से नहीं चूकता। क्वेश्चन नंबर 53, दम्भी साधुओं को किस बात का भय सताता है? इसका उत्तर है दम्भी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि यदि कोई तर्क करने के लिए आ जाए और वे उसका उचित जवाब ना दे पाए तो उनकी पोल ना खुल जाए। क्वेश्चन नंबर 54, साधु मौन धारण क्यों करते हैं? साधु इसीलिए मौन धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सके। क्वेश्चन नंबर 55, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? इधर देने लिखा है नीचे, जो मैं इधर लिखना भूल गया था। ओके, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी शहर से दूर बगीचों में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? विस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि विस्मिल के द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो। क्वेश्चन नंबर 57, विस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? विस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ के चरण की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। क्वेश्चन नंबर 58, विस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? वकील साहब ने, इसका उत्तर है वकील साहब ने विस्मिल को वकालतनामे में उन्हें पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो यह एक काम उन्हें धर्म विरोध लगा, इसीलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं की। नंबर 59, विस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? इसका उत्तर है विस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया था और वे देवनागरी पुस्तक पढ़ने लगी तब उन्हें विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गई। क्वेश्चन नंबर 60, मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा? इसका उत्तर है कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश पड़ी दिखी। क्वेश्चन नंबर 63, कवि ने नौ की नगरी किसे कहा है? कवि ने नौ की नगरी कश्मीर को कहा है। क्वेश्चन नंबर 64, कश्मीरी हवा क्या गाती है? कश्मीरी हवा गीत गाती है। क्वेश्चन नंबर 65, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? जंगल में तितलियों और टीटेहारियों के बीच होड़ लगी है। क्वेश्चन नंबर 66, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? कविता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। कविता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है कि कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। क्वेश्चन नंबर 68, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसीलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 69,
अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? इसका उत्तर है समझदार नवयुवक अविनाश के मत अनुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां अधिक है, इसीलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 70, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? अथवा सॉरी दोस्तों, इधर के आएगा। रमेश के दृष्टिकोण से अविनाश आशावादी क्यों है? इसका उत्तर है समझदार और सुलझा हुआ युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियम अनुसार और शालीन ढंग से कार्रवाई करके परिणाम प्राप्त करने की आशा रखता है, इसीलिए रमेश अविनाश को आशावादी कहता है। क्वेश्चन नंबर 71, इंद्र कहां से गुजर रहे थे? इसका उत्तर है इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से होकर गुजर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 72, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? इसका उत्तर है इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोते को देखा। क्वेश्चन नंबर 73, पेड़ क्यों सूख गया? इसका उत्तर है एक शिकारी द्वारा विषभुजा बाण चलाने से पेड़ सूख गया। क्वेश्चन नंबर 74, पेड़ पर किसने आफत ठा दी थी? शिकारी के विषभुजा बाण ने पेड़ पर आफत ठा दी थी। क्वेश्चन नंबर 75, पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए किसमें खर्च हो गए? इसका उत्तर है पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। क्वेश्चन नंबर 76, पंडित सादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते हैं? पंडित सादीराम के इसका उत्तर है पंडित सादीराम के सौगर्द बड़े भाई के समय की पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चे के आंसू थम जाते थे, इसीलिए पंडित सादीराम पुरानी पत्रिकाएं नहीं बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 77, सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? इसका उत्तर है सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छाट लेने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 78, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित सादीराम किस तरह सेवा करते थे? इसका उत्तर है पंडित सादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे, यही उनकी औषधि थी जिसे वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 79, एल्बम सेट से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने सादीराम से क्यों कहा? इसका उत्तर है सादीराम ने सदानंद के सिरहाने एल्बम देख लिया था, इसीलिए वह एल्बम छीनकर सदानंद से कहा कि एल्बम सेट से मैंने मंगवा लिया है ताकि उन्हें शंका न हो। क्वेश्चन नंबर 80, ताला शब्द के 2 अर्थ बताएं। ताला शब्द का एक अर्थ है कि किसी चीज को गर्म तेल में तलना और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। क्वेश्चन नंबर 81, राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? राम भजन बिना तोता नहीं सोता है। कितने 6-7 और है। क्वेश्चन नंबर 82, वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है? वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 83, ढोल और साजन में क्या समानता है? ढोल और साजन के बिना शादी नहीं हो सकती। ढोल और साजन की वाणी
भी मीठी लगती है। क्वेश्चन नंबर 84, लोग अंत कारण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंत कारण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? इसका उत्तर है धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इसके आगे मैंने लिखा नहीं है और कुछ 4 से 5 और है, तो देखते हैं हम डाइजेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 86, आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? इसका उत्तर है आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। क्वेश्चन नंबर 87, अमीर धन कैसे कमाता है? लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ये हमारे पास गाइड है, गाइड में देख रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन लास्ट चैप्टर है, देखो आप लोग देख पा रहे हो, चैप्टर 23। ओके, हमने टिक करके रखा है। तो ये वाला है और ये वाला जिसमें स्टार लगे वो टेक्स्ट बुक के है, और मैंने टेक्स्ट बुक के अभी तक सब करवा दिए। ओके, टेक्स्ट बुक के अभी तक मैंने जितने हैं वो सब करा दिया। अब ये लास्ट चैप्टर बचा है। क्वेश्चन नंबर 88, कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा? कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा जब अपनी भूख मिटाने के लिए वे संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? कवि के अनुसार बकरियों में सौंदर्य उस समय प्रकट होती है जब वह अपने 2 पैरों पर खड़ी होकर कंटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाती है। क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट, कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ने कर लिया है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 23 तक के एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर रिवीजन, और आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप वो भी देख लेना। टोटल हमने 1 से लेके 35 तक लिखा है फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद इस पार्ट में 36 से लेके 90 तक लिखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाना, उधर भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। और मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं उतनी कोशिश करूँगा आप गुजरात बोर्ड वालों के लिए IMP क्वेश्चंस साइंस के मैथ्स के लाने की। आप लोग कमेंट करना सबसे पहले कौन सा IMP क्वेश्चन लाऊं, कौन से सब्जेक्ट का लाऊं। और कल मैं लाइव सेक्शन में आया था लाइव चेक करने के लिए, लाइव सेक्शन मेरा चालू हो गया या नहीं। तो मेरा लाइव सेक्शन चालू हो गया और मैं अगले संडे से मतलब नेक्स्ट संडे से मैं लाइव सेक्शन शुरू कर दूंगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।